Welcome again, student, to the MCQ series of IR Academy. हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो हमने 43 क्वेश्चंस देख लिए थे इस सीरीज के। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में हमें असर्शन एंड रीजंस दो स्टेटमेंट दी होंगी, जिसमें ये कुछ इस तरीके से आपका MCQ आएगा। A, B, C, D 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। असर्शन एंड रीजंस बोथ आर करेक्ट। Assertion and reason both are incorrect. Assertion is correct but reason is incorrect. Assertion is incorrect and reason is correct. ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो हमें देखना है कि असर्शन और भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं कुछ इस तरीके से कि असर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है, और जो असर्शन है उसका करेक्ट आंसर या करेक्ट रीजन वही है जो रीजन गिवन है। तो कुछ ये MCQ में भी दिया हो सकता है। तो हम बस यही देख लेंगे कि असर्शन करेक्ट है और रीजन करेक्ट है, या फिर असर्शन का जो आंसर होना चाहिए वो ये रीजन दे रखा है या नहीं। तो इन स्टेटमेंट को देख के ही हम बस ये देख लेंगे कि असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट और नॉट। तो हमारा क्वेश्चन है असर्शन ट्रू सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन जो है एकदम करेक्ट है। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक मतलब उनकी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। उसके बाद रीजन, इसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। ट्रू सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कह रहा है कि ट्रू सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जो ऑर्डर होता है उनका अरेंजमेंट का वो शॉर्ट रेंज होता है। तो ये रीजन जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ट्रू सॉलिड्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। जिस केस में असर्शन करेक्ट होगा और रीजन करेक्ट होगा उस केस में कुछ इस तरीके से ऑप्शन भी मिलने को देखने को मिल सकता है कि जो असर्शन है उसका करेक्ट आंसर रीजन है। ठीक है, तो इसमें असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन इन कोवेलेंट सॉलिड एटम्स हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर एटम्स जो होते हैं वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे से हेल्ड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर एटम्स एक दूसरे से काफी टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। ये रीजन भी करेक्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो असर्शन होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। इसमें इस केस में इस क्वेश्चन में हमारा रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर उनको हम ब्रेक करना चाहें तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाते हैं। और अगर हम रीजन को देखें, इन मोल्टन स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में जब इनको हम मेल्ट कर देते हैं उसके बाद ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल हो जाते हैं। फ्री आयंस आर अवेलेबल, और इन फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से ही ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हाँ, इसमें हमारा असर्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो किसका एग्जांपल है? हेक्सागोनल सिस्टम का। हेक्सागोनल सिस्टम के और एग्जांपल भी हो सकते हैं जैसे कि क्वार्ट्ज, आइस। ठीक है, ये सभी एग्जांपल है हेक्सागोनल सिस्टम के। तो असर्शन गलत है। उसके बाद रीजन वाले स्टेटमेंट हम देखते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये करेक्ट है। हेक्सागोनल अगर हम बनाने चाहें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें A और B इक्वल होते हैं और ये जो C होता है ये अनइक्वल होता है। तो इतना पोर्शन करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा
और एक एंगल और बनेगा, वो एंगल, दो एंगल इसमें 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल इसमें 120 डिग्री का होगा। तो जो रीजन है, रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें असर्शन गलत है और रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में क्या स्टेटमेंट दिए, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, ये करेक्ट है। टोटल 8 एटम होते हैं और 1/8 पार्ट वो शेयर करते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करके 1 आएगा। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल 1 एटम होते हैं, ठीक है। ये 8 एटम कॉर्नर्स पर होते हैं। रीजन क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम एट इट्स कॉर्नर ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, ठीक है। यही मैंने बात आपको बताई है। तो इसमें रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट आंसर है असर्शन का, ठीक है। तो इसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो असर्शन है उसका जो आंसर है वो रीजन ही है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। ये बात एकदम ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड जो है वो नहीं है, वो इंसुलेटर है। असर्शन करेक्ट है। रीजन हम देखें, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो इसमें असर, ये जो रीजन है वो भी करेक्ट है, असर्शन है वो भी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन क्या जो रीजन है वो आंसर है हमारे असर्शन का, मतलब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड इंसुलेटर है, क्या इसका आंसर ये है जो रीजन गिवन है? नहीं। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर बन जाता है। जबकि अगर हम डायमंड को देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और इसी वजह से वो इंसुलेटर होता है। तो ये जो असर्शन था उसका करेक्ट आंसर था ये, डायमंड इसीलिए इस वजह से इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट इस वजह से कंडक्टर होता है। तो रीजन भी, रीजन की जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, असर्शन की जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का, करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल void present in unit cell of cubic close packing, including the one that is present at body center is 4। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ octahedral void in cubic close packing, including the one that is present at the body center is 4। तो इसमें जो असर्शन है वो करेक्ट है, 4 होते हैं टोटल नंबर ऑफ octahedral voids। रीजन क्या है, बिसाइड द body center there is one octahedral void present at the center of each of the 6 faces of the unit cell and each of which is shared between 2 adjacent unit cell। तो यहाँ पे octahedral voids आपको दिखा रखे हैं किस तरीके से होते हैं। तो ये जो रीजन है वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो भी octahedral void बनाते हैं उसमें 6 फेस होते हैं यूनिट सेल के, ये 6 फेस कौन कौन से, और एंड ईच फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल, और हर एक फेस बराबर वाली यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर प्रेजेंट है, एक फेस सेंटर ये है, एक फेस सेंटर ये है, दो फेस सेंटर ये है, उसके बाद एक फेस सेंटर
फ्रंट वाला है, एक यहाँ पे कोई यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, उसका फेस सेंटर है। सेम ऐसे ही एक पीछे फेस सेंटर है। तो इन फेस सेंटर के बीच में जो वॉइड बनता है वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो इसमें जो रीजन है वो भी करेक्ट है और जो असर्शन है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर इन वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। वन डायमेंशन में एक ही तरीका है एटम्स को अरेंज करने का। तो ये बात ठीक है, वन डायमेंशन में हम इसी तरीके से एटम को अरेंज कर सकते हैं। रीजन इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशन में 2 होता है। अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो एक ये है, ये 2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 है। तो ये रीजन भी करेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का, क्योंकि इसका ये जो रीजन है वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि ये अलग बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना, और कह रहा है कि एक ही तरीके में हम अरेंज कर सकते हैं वन डायमेंशनल, ये अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या असर्शन है, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP एंड FCC अरेंजमेंट इज इक्वल। पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की बराबर होती है, HCP एंड FCC। दोनों ही सराउंडेड बाय 12 एटम्स होते हैं, दोनों ही 12 एटम से सराउंडेड होते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की ही बराबर होती है। और रीजन वाली क्या स्टेटमेंट है, इन HCP एज वेल एज CCP पैकिंग ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर स्फीयर्स। तो यही इसका रीजन था, मतलब इस असर्शन का करेक्ट आंसर रीजन ही दिया हुआ है। रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट आंसर है असर्शन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस। ये जो क्वेश्चन अब आगे आएंगे ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें बताना। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिव विद लैटिस पॉइंट। ईच रिपीटेड मोटिव हैज। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हमें कैसे मिलता है, या वो किससे बना होता है, एसोसिएट होता है वो स्ट्रक्चरल मोटिव से। मोटिव को हम स्ट्रक्चरली अरेंज करते हैं विद लैटिस पॉइंट, जिसके अंदर लैटिस पॉइंट होते हैं मोटिव के अंदर। तो जो हर एक मोटिव होता है, ईच रिपीटेड मोटिव हैज, हर एक मोटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, ये भी नहीं, सम सेम स्पेटियल अरेंजमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, ये भी नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेटियल अरेंजमेंट, क्योंकि सेम तरीके के मोटिव को ही बार बार रिपीट करके हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो मोटिव जो है उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और उसकी स्पेटियल अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखने हैं, एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रिस्टल ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमें बताने हैं किस किस क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं। तो KNO3 किस तरह का क्रिस्टल बनाता है, ऑर्थोरोम्बिक। CaCO3 किस तरह का क्रिस्टल बनाता है, ट्राइगोनल। CaSO4 किस तरह का क्रिस्टल बनाता है, टेट्रागोनल। एंड लास्ट इज CuSO4 डॉट 5H2, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ट्राइक्लिनिक। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज नॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। D is triclinic, A is orthorhombic, B is trigonal, and C is tetragonal. The lattice point of a crystal of hydrogen iodide are occupied by। लैटिस पॉइंट किसका, क्रिस्टल
किस क्रिस्टल का? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो क्रिस्टल है उसका लैटिस पॉइंट क्या होता है? HI मोलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड मोलिक्यूल। इसी लैटिस पॉइंट को मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड का क्रिस्टल बनता है, ये उसका लैटिस पॉइंट है। मतलब HI का मोलिक्यूल, इनको अरेंज करके ही क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच of the following structure unit cell shows as triclinic structure? तो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर सिंपल होता है। इसमें हमारा जो ए, बी और सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं, सेम ऐसे अल्फा, बीटा एंड गामा, ये भी तीनों अनइक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और अगर इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन के साथ गिवन हो तो अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, ये नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर यूनिट डिक्रीजेज एज। नंबर ऑफ एटम हमें बताने हैं। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और 1/8 शेयर करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 1+1 2 होते हैं, एक तो कॉर्नर पर होता है, एक बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। अगर हम FCC की बात करें तो उसके केसेस में नंबर ऑफ एटम होते हैं, कॉर्नर पर जो होते हैं वो 1 होते हैं, और जो फेसेस पर होते हैं वो 3 होते हैं, टोटल आएगा 4। तो अगर इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले FCC आएगा, फिर बॉडी सेंटर आएगा, फिर सिंपल क्यूबिक आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हमें यूनिट सेल कौन सी दी हुई है? FCC, फेस सेंटर। इसमें एज लेंथ, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसकी लेंथ है 0.410 नैनोमीटर। हमसे रेडियस पूछिए, तो FCC के अंदर रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होती है? R इज इक्वल टू A/2√2। यहाँ पर हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.410 2√2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू है 0.145 नैनोमीटर। 0.145 सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्यूबिक लैटिस ABC, एक क्यूबिक लैटिस है इसमें A एटम प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। ए कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर 1/8 होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 एक्सेप्ट 1 एट ईच कॉर्नर विच इज ऑक्यूपाइड बाय B। एक कॉर्नर को छोड़कर, मतलब 8 नहीं होगा, एक कॉर्नर को छोड़कर, मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसमें से एक पर नहीं है A एटम, तो टोटल कितने बचे? 1/8 पार्ट ही शेयर करेंगे, टोटल 8 होते हैं, इसमें से एक नहीं है तो 7 बचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। अब जो एक पोजीशन बची उस पर कौन सा एटम है? B एटम है, तो 1/8 शेयर करेगा, और कितनी पोजीशन है? एक, तो ये हो जाएगा 1/8। सी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। सी एटम कहाँ पर प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर 6 होते हैं और वो हाफ पार्ट शेयर करते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर हम द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखे, ABC। ए कितना है? 7/8, बी कितना है? 1/8, एंड सी कितना है? 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, तो ये हो जाएगा A7 B1 C
24। A7, इसको B को हम जनरली नहीं लिखते, A7BC24। A7BC24, D इज करेक्ट आंसर। इफ A स्टैंड फॉर एज लेंथ, A का मतलब एज लेंथ है ऑफ cubic system, simple cubic, body centered and face center cubic, then the ratio of their radii of the spheres। A एज लेंथ है, R रेडियस है, और हमें रेशियो बताना है किसका, सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर का और फेस सेंटर का। इन तीनों क्यूबिक का हमें रेशियोज बताना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, R इज इक्वल टू A/2, ये रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन होती है, R इज इक्वल टू √3/4A। फेस सेंटर क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन होती है, R इज इक्वल टू √2/4A। तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं इन सभी का। तो क्या रेशो हो जाएगा, A/2 रेशो √3/4A रेशो √2/4A। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्या ऑप्शन में यही दिया हुआ है A/2, हाँ ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ है, तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके 1/2√2A, बाकी ये सेम ही रहेगा। A/2 √3/4A 1/2√2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक। एफसीसी में कॉपर जो है क्रिस्टलाइज होता है। लैटिस का यूनिट लेंथ कितना है, मतलब ए कितना है, 361 पिकोमीटर। रेडियस पूछी है, और क्रिस्टलाइज किस लैटिस में हो रहा है, एफसीसी में। तो एफसीसी के अंदर क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू √2/4A। यहाँ पे हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 361 पिकोमीटर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R किसके इक्वल होगा, 128 पिकोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे असर्शन एंड रीजंस वाले, जैसे कि पीछे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो हमने इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए होंगे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन किस तरीके से होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही करेक्ट है, पर रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है असर्शन की। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन इनकरेक्ट है, या फिर असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। इन तरीके के 4 ऑप्शंस होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी इज नॉट अफेक्टेड। क्या ये बात सही है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी जो होती है वो अफेक्ट नहीं होती, ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी मास चेंज नहीं होता, ना ही वॉल्यूम का चेंज आता, तो डेंसिटी भी अफेक्ट नहीं करती, डेंसिटी भी सेम रहती है। रीजन वाली जो स्टेटमेंट है, कैटायन एंड एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल पोजीशन इंस्टेड ऑफ इट्स रेगुलर पोजीशन। इसमें कह रहा है कि कैटायन और एनायन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टेशियल पोजीशन को, जो बीच में खाली जगह होती है वहां पे कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई कर लेते हैं अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के, तो ये रीजन भी करेक्ट है। तो इसके अंदर असर्शन भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन स्टेटमेंट क्या है, इन जेडेनो जिंक ऑक्साइड के अंदर Zn2+ आयन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल साइट। जिंक ऑक्साइड के अंदर Zn2+ आयन जो होते हैं वो इंटरस्टेशियल साइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन, metal access crystal have higher missing cation or anion in interstitial
साइड। रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, मेटल एक्सिस क्रिस्टल के अंदर, मेटल एक्सिस क्रिस्टल जो होते हैं उनके अंदर हैव आइदर, या तो मिसिंग कैटायन, या तो कैटायन मिसिंग होते हैं, एनायन मिसिंग होते हैं इंटरस्टिशियल साइड से। ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेटल एक्सेस क्रिस्टल के अंदर जो होता है पॉजिटिव आयन आर इन एक्सेस, पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एक्सिस में होते हैं मेटल एक्सेस क्रिस्टल के अंदर। और ये किस वजह से अराइज होता है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, या तो एनायन वैकेंसी होती है उसकी वजह से अराइज होता है, या फिर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इन दोनों की वजह से ही ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो अराइज होता है। तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन क्या स्टेटमेंट है, NaCl क्रिस्टल इन सम टाइम येलो कलर। NaCl क्रिस्टल जो होता है वो येलो कलर का होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि NaCl जो स्ट्रक्चर होता है, NaCl जो क्रिस्टल होता है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है, और एफ सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वो कलर शो करता है येलो कलर। रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, Na plus in the crystal absorb electron from air and hence give yellow color। ये स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता कि वो एयर से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और येलो कलर दे। ठीक है, तो इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन क्या है, ZnO बिकम येलो व्हेन इज हीटेड। जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। जिंक ऑक्साइड वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। उसका क्या रीजन है, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो Zn+2 बना लेता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से वो येलो कलर शो करने लगता है। तो असर्शन की स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन में हमारी क्या स्टेटमेंट गिवन है, द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एफ सेंटर। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि यहाँ पर एनायन साइट क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव जो आयन है वो मिसिंग हो जाता है, और Zn2+ जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो उसकी वजह से एफ सेंटर क्रिएट होता है, और एफ सेंटर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से वो कलर शो करता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्यू टू एफ सेंटर की वजह से। जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये येलो कलर किस वजह से शो करता है, क्योंकि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से इसके अंदर कलर आता है। जबकि रीजन में ऐसा नहीं दिया हुआ। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसकी वजह से ये येलो कलर शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच सॉलिड मटेरियल हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सभी सॉलिड मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी सॉलिड मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश हो पाता है बाकी सॉलिड मटेरियल्स। रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम किस बेसिस पे बताते हैं, उनको हम
टेम्परेचर उनका चेंज करते हैं और उनका प्रेशर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और हम उनकी प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज कर पाते हैं। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का है वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से वो आपस में बाइंड किए हुए होगा। तो इन जैसे ही ये फोर्स ब्रेक हो पाएंगे वैसे ही वो मेल्ट होने लगेगा। तो जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड कर रहा है उस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। रीजन में क्या स्टेटमेंट दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट को यूज किया जाता है क्या देखने के लिए, टाइप ऑफ सॉलिड को देखने के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये रीजन भी करेक्ट है, रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। किसी भी सॉलिड का हमें टाइप देखने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता चल जाएगा, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरीके से है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से हम उसके उस सॉलिड मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो थैंक यू गाइस, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।